हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स डिक्लेयर करता है। संसद में राहुल गांधी ने एक स्पीच दी जिसमें देश को यूनियन ऑफ स्टेट का क्या मतलब है, और उन्होंने कहा इसका मतलब नेगोशिएशन है, डेलिब्रेशन है, कन्वर्सेशन है। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज के व्यूअर्स मुझसे ये जानना चाहते हैं कि यूनियन ऑफ स्टेट्स का संवैधानिक मतलब क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट एक्सप्रेशन क्यों अडॉप्ट किया गया, इसका लीगल सिग्निफिकेंस क्या है। आइए देखते हैं। If you read the Constitution of India, you will find, and many of my colleagues who have not read it should look at it, you will find that India is described as a union of states. India is not described as a nation, it is described as a union of states. What does that mean? That means my brother from Tamil Nadu has to have the same right as my brother from Maharashtra, as my sister from Maharashtra, as my brother from Uttar Pradesh, as my brother from Bihar, as my sister from Manipur, Nagaland, Mizoram. That's what it means. तो आज हम ले रहे हैं आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 में कहा जाता है, क्लॉज 1 में, इंडिया दैट इज भारत shall be union of states। अब ये प्रश्न उठता है, इसमें भारतवर्ष कहा जाना चाहिए था, हिंदुस्तान कहा जाना चाहिए था, या इसको यूनियन ऑफ स्टेट्स के बजाय फेडरेशन कहा जाना चाहिए था? इस पे भी हम बात करेंगे। कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको भी यूनियन कहा गया, और साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि एक यूनिटरी और एकात्मक शासन संविधान है, उसमें भी शब्द यूनियन आया। तो यूनियन शब्द आ जाने का मतलब ये नहीं है कि भारत का जो संविधान है वो एक यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि अंबेडकर ने इस बारे में क्या कहा था। दूसरी बात जो है वो मैं कहना चाहता हूं कि इसके क्लॉज 2 में वो कहते हैं, द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। अब आज इसमें स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के नाम हैं, लेकिन जब पहले ओरिजिनली संविधान बना था तो इसमें ABC 3 तरह की स्टेट्स थी, और फिर D जो कैटेगरी थी उसमें यूनियन टेरिटरीज के नाम थे। ये 7th अमेंडमेंट जो है 1956 में हुआ था, जब स्टेट्स जो हैं लिंग्विस्टिक लाइंस पर रीऑर्गेनाइज की गई। फिर क्लॉज 3 कहता है, द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज A टेरिटरीज ऑफ द स्टेट, B द यूनियन टेरिटरीज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, एंड सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड। हम एक संप्रभु राज्य हैं, तो ये मुमकिन है कि हम कोई और टेरिटरी जो है वो एक्वायर करें और उसको भारत में शामिल कर दें। अभी देश पिछले हफ्ते जब पूरा 370 पे बहस कर रहा था, तो मैं आपको बताऊं कि 370 जो भारत के संघ में शामिल है वो अनुच्छेद 1 की वजह से शामिल नहीं है, बल्कि 370 में ये प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 1 वहां पे लागू होगा और स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है वो भारत संघ का हिस्सा होगा। और इसीलिए आप देखिए कि ये वाला क्लॉज 370 का समाप्त नहीं किया गया है, क्योंकि अगर ये समाप्त किया जाएगा तो इसका मतलब जम्मू एंड कश्मीर भारत के संघ से, यूनियन से अलग हो जाएगा। अब ये जो शब्द यूनियन आया, इस पे बहुत डिबेट हुई संविधान सभा में, इसके बारे में अभी थोड़ी सी बात करेंगे। तो ये कहा अंबेडकर ने कि यूनियन शब्द हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि जो भारत का संघ है वो राज्यों के समझौता जो उन्होंने आपस में किया हो उसके रिजल्ट में नहीं है। जैसे आपको मालूम है कि अमेरिका के संविधान में 13 कॉलोनीज थी। अंग्रेजों से जब उन्हें आजादी मिल गई तो इन्होंने आपस में एग्रीमेंट करके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाया। भारत में इस तरह से नहीं हुआ कि राज्यों में आपस में समझौता होके भारत एक कंट्री की तरह बना हो, बल्कि जो एग्रीमेंट्स होते थे वो होते थे जो हमारी प्रिंसली स्टेट्स थी उनकी भारतीय यूनियन जो थी, हमारी जो गवर्नमेंट थी, वो एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करते थे और उसके तहत होती थी। तो इसलिए ये कहा गया कि ये वो ना हो।
दूसरी चीज अंबेडकर ने यह भी कही कि देखिए अमेरिका में सिविल वॉर हुई, जिसके बाद यह मसला तय हुआ कि राज्य को जो यूनियन है उसको छोड़ के बाहर जाने का हक नहीं होगा, और वो एक इनडेस्ट्रक्टेबल यूनियन बन गई। तो हमें वो सिविल वॉर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने संविधान में ही शब्द यूनियन का इस्तेमाल कर लिया। लेकिन यूनियन शब्द का इस्तेमाल करने का मतलब ये नहीं है कि भारत जो है वो एक यूनिटरी स्टेट है जिसमें सेंटर का दबदबा होगा, बल्कि वो एक फेडरल स्टेट है, एक संघात्मक शासन प्रणाली है, और ये एक यूनिक मॉडल है। अब ये एक शब्द आ रहा है, देखिए तीसरे क्लॉज में, एक्वायर्ड। अगर भारत की सरकार कोई टेरिटरी एक्वायर करना चाहे, उसके लिए पार्लियामेंट की कोई मंजूरी की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम भारत की कोई टेरिटरी किसी और स्टेट को देना चाहें, यानी किसी और कंट्री को देना चाहें, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत होगी। लेकिन अगर हमारे पड़ोसियों के साथ कोई सेटलमेंट हो जाता है तो उसको ये नहीं माना जाएगा कि वो हमने जो है सेसेशन कर दिया। और देखिए बहुत सी टेरिटरीज भारत ने एक्वायर की, सिक्किम, गोवा, दमन, दीव, दादरा नगर हवेली, पौंडीचेरी। अब थोड़ी सी बात जरा संविधान सभा में हो जाए कि क्या क्या बहस हुई आर्टिकल 1 पे। तो केटी शाह ने ये सजेस्ट किया कि हमारा जो ये नाम है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, इसके बजाय आए कि साहब फेडरल वर्ड आ जाए उसमें, और सेकुलर वर्ड आ जाए, और सोशलिस्ट यूनियन कहा जाए कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी फेडरल सेकुलर सोशलिस्ट यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये अमेंडमेंट निगेटिव हो गया, लेकिन केटी शाह का पूरा आर्गुमेंट ये था कि क्योंकि शब्द फेडरल पूरे संविधान में कहीं नहीं आया, इसलिए ये जरूरी है कि हम उसको आर्टिकल 1 में ले आए। देखिए किसी शब्द के ना आने से इसका मतलब ये नहीं है कि वो संविधान में नहीं है। प्राइवेसी शब्द नहीं है लेकिन राइट टू प्राइवेसी है, बेसिक स्ट्रक्चर शब्द नहीं है लेकिन संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर पार्लियामेंट को बदलने का हक नहीं है। अंबेडकर ने सोशलिज्म पे बहुत जवाब दिया उनको, और उनका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स देखिए, जहां हमने ये कहा कि नेशनल रिसोर्सेज जो है आर टू बी सो डिस्ट्रीब्यूटेड एज टू सर्व द कॉमन गुड, जहां हमने कहा कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होनी चाहिए, जहां हमने कहा कि साथ फॉर इक्वल वर्क इक्वल वेजेस होंगी मर्द और औरतों के लिए। और इसका मतलब उन्होंने ये कहा कि भारत की जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सारे उन प्रिंसिपल्स को जो सोशलिज्म में आएंगे वो आने चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा शब्द सोशलिस्ट ना लाएं, इसलिए क्योंकि हम अपनी जो फ्यूचर जनरेशंस हैं उनको लिमिट ना करें किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम को देके। हो सकता है उन्होंने ये होप एक्सप्रेस किया कि भारत के लोग जो है वो सोशलिज्म से भी कोई बहुत अच्छी चीज जो है वो ढूंढ लें। एचवी कामत का ये ख्याल था कि साहब हम एसेंशियली एक फेडरल स्टेट हैं, और अगर हम फेडरल हैं तो फिर कम से कम हमको इसमें प्रदेशाज वर्ड लाना चाहिए। उन्होंने कहा ये स्टेट अच्छा वर्ड नहीं है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। महबूब अली बेग ने कहा कि भाई ये क्या, अगर अंबेडकर कह रहे हैं कि भारत एक फेडरल स्टेट है तो फिर आप यूनियन क्यों कह रहे हैं? जो चीज है वही सही वर्ड इस्तेमाल कीजिए। एचवी कामत ने यूनियन ऑफ स्टेट को अपोज किया। उन्होंने कहा ये स्टेट वर्ड जो है ये अच्छा नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया वो प्रदेशास चाहते थे, उनका स्टेट के अलग अलग मीनिंग है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे अगर आप आर्टिकल 12 में ले लें, फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, तो स्टेट का मतलब जो है वो पार्लियामेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, अदर अथॉरिटी है। दूसरे उन्होंने कहा ये वर्ड स्टेट ये यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से कॉपी हम कर रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में के बारे में। तीसरी चीज उन्होंने कहा कि ये पिछले 150 सालों से जो हम अंग्रेजों के दौरान रहे हैं, स्टेट ने ऑपरेशन किया है, एक्सप्लॉइटेशन किया है, शोषण किया है, तो ये वर्ड स्टेट कुछ हमें अच्छा नहीं लग रहा। तीसरे उन्होंने ये कहा कि आप ये देखिए कि जैसे हिमाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश जो जमाने में था विंध्य प्रदेश है, तो क्या हम हिमाचल को कहते हैं हिमाचल यूनियन या विंध्या यूनियन? इसका जवाब में पंडित लक्ष्मीकांत मैत्रा ने कहा हाँ साहब संस्कृत का वर्ड है, प्रदेशाज है, बहुत अच्छा है। और आप देखिए कि हमारे यहाँ तरह तरह की स्टेट्स हैं, गवर्नर्स स्टेट है, चीफ कमिश्नर्स स्टेट है, नेटिव स्टेट है। उन्होंने भी फेडरलिज्म की सपोर्ट की और वर्ड प्रदेशा की सपोर्ट की।
रोहिणी कुमार चौधरी ने कहा कि ये प्रदेशास, तो आप फिर अंग्रेजी का प्लूरल ला रहे हैं, संस्कृत में प्लूरल तो प्रदेशा है, तो प्रदेशा आना चाहिए। फिर और ये बात हुई कि साहब ये बात कही जा रही है कि साहब ये यूपी का क्या नाम हो जाएगा, यूनाइटेड प्रोविंसेस प्रदेश, सीपी का क्या नाम हो जाएगा, सेंट्रल प्रोविंसेस प्रदेश। सेठ गोविंद दास ने उसका जवाब दिया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, यूपी का नाम होगा संयुक्ता प्रदेश। आपको मालूम है ये नाम नहीं हुआ। और सीपी सेंट्रल प्रोविंसेस का नाम उन्होंने कहा होगा मध्य प्रदेश, जो वाकई में हो गया, और मध्य प्रदेश का नाम आजकल आप लोग जानते हैं। नेहरू ने भी ये कहा कि यूनियन ऑफ स्टेट्स बेटर टर्म है, और उन्होंने जस्टिफिकेशन ये दिया कि देखिए हमारे यहाँ पूरा एक हाउस जो है पार्लियामेंट का, राज्यसभा, वो सिग्निफाई करता है कि स्टेट्स भी इस यूनियन का पार्ट हैं, ये यूनियन स्टेट से अलग नहीं है। महावीर त्यागी ने कहा कि साहब रिपब्लिकन स्टेट एंड सॉवरेन यूनियन आना चाहिए, और ये बात साफ होनी चाहिए कि स्टेट सॉवरेन है, क्योंकि हमने ये कहीं नहीं बताया कॉन्स्टिट्यूशन में कि सॉवरेनिटी कहां लाई करती है। केटी शाह ने एक और बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा साहब यूनियन ऑफ स्टेट्स के बाद ये ऐड कर दीजिए इक्वल इंटर से, यानी सारी स्टेट्स बराबर की होंगी। आपको मालूम है अमेरिका में जैसे सीनेट में हर स्टेट से दो दो लोग आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कुछ बड़ी स्टेट्स हैं, कुछ छोटी स्टेट्स हैं, उनका नहीं सबको बराबर कर दीजिए। और नजीरुद्दीन अहमद ने बहुत इंटरेस्टिंग सजेशन दिया, उन्होंने कहा नहीं साहब इंडिया को आप कहिए इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये प्रपोजल माना नहीं गया और इसे ये कहा गया कि साहब ये ब्लाइंड यूएस से कॉपी कर ली जाएगी। लेकिन उनका आर्गुमेंट ये था जैसे वेस्टर्न हेमिस्फीयर में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक पावरफुल कंट्री है, ऐसे ही ईस्टर्न हेमिस्फीयर में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया हो। तो आपको देखिए आज की इस पूरी कन्वर्सेशन से ये पता चला होगा कि एक एक शब्द पे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कितनी अच्छी बहस संविधान सभा में हुई है। ये संविधान, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि द ओनली होली बुक फॉर मी इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसको बहुत समझने की जरूरत है। और इस पूरे संविधान का पर्पस है संविधानवाद। तो इस पूरी सीरीज में हम एक एक आर्टिकल की संविधान की बात करेंगे, किस तरह की संविधान सभा में डिबेट हुई, किस तरह जुडिशरी ने उसको इंटरप्रेट किया, इस पे बात करेंगे। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो नीचे सब्सक्राइब लिखा है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको क्लिक करें ताकि हमारे नए वीडियो की आपको इंफॉर्मेशन टाइमली मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।